नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर से आपके समक्ष इवनिंग स्पेशल एपिसोड में आज आया हूँ 5:30 बजे। आज हमारे साथ होंगे लाबरंग गांव से युवा उम्मीदवार उप प्रधान के लिए आदरणीय श्री वाई एन नेगी जी, जो हमारे मंच में आ चुके हैं। मैं एमसन के जितने भी दर्शक हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो एक बार हमारे पेज को शेयर करें ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग इसमें जुड़ सके। ये पंचायती चुनाव है, लोकतंत्र का पर्व है। इसमें आप लोग सभी का विचार सुनने को एक पहला प्रयास मिल रहा है आपको। किन्नौर के जो है हर एरिया का आपको जो है प्रतिद्वंदी और उम्मीदवार इनकी बातों को हम समझ रहे हैं कि किन्नौर में क्या-क्या हर गांव में समस्या होती है, हर कस्बे में समस्या होती है। ऐसा कोई एरिया नहीं होगा जहाँ समस्या नहीं होगा। इसीलिए पंचायती चुनाव और जो है पंचायती राज का जो है हमें एक एक सरकार ने जो है एक कानून बनाया है कि आप अपने गांव को एक बेहतरीन बनाने के लिए अच्छे और कर्मठ, मतलब कर्मशील बंदों को ही अपने पंचायत में लाए और ऐसे लोग लाए जो है पंचायत को चलाएं। तो हमारे बीच में बैठे हैं आदरणीय वाई एन नेगी जी, युवा उम्मीदवार पंचायत पंचायत के उप प्रधान जो है लाबरंग गांव से। नमस्कार सर, आपका एमसीएन फेसबुक पेज में स्वागत है महोदय। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने का। कल के लिए सुना आप मेरे जितने भी दर्शक हैं। जी, आपने जो है बहुत समय निकाला, क्योंकि आजकल जो है घर घर लोगों के पास जाना होता है, लेकिन आपने एमसिन फेसबुक के द्वारा पूरे किन्नौर के बीच में आपने समय निकाला है। क्योंकि अब लोग जो है एमसिन पेज को किन्नौर के सभी एपिसोड को देखती है और लोगों को जानती है कि सब जगह समस्या क्या क्या रहती है, ताकि वो अपने गांव को भी जो है उस प्रकार से बनाए। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ भी सारे यूथ आपको फॉलो करते हैं। हर कोई सुन रहा है आज की डेट में। टीवी नहीं, सोशल मीडिया ज़्यादा चल रहा है। तो बहुत जी अच्छा मंच है आपका। मुझे जी मौका देने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी लोग मेरे यहाँ पे सुन रहे हैं, मेरे गाँव से भी, तो जी मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का हो सकता है मुझे ज़्यादा पूछने की कोशिश की हो, मौका नहीं मिला हो। तो जी आप लोग सब पूछें मुझसे, मैं कोशिश करूँगा मेरे हिसाब से, जो मेरी सोच है वो आप सबके सामने रखूं। जी हमारे साथ उपस्थित है आदरणीय वाई एन नेगी जी। उनके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि उनका जो क्वालिफिकेशन है बायोटेक फ्रॉम ऑक्सफोर्ड कॉलेज ऑफ साइंस बेंगलोर से है। और हाँ बहुत जी। ही बहुत ज़्यादा इनकी चीज़ें बताता हूं मैं, ख्याति और क्यों राजनीति में आए। इतनी इतनी ख्याति ख्याति होने के बाद हम इस पर भी चर्चा करेंगे। और उसके बाद इनका है जी एमबीए फ्रॉम इंडिया इंस्टीट्यूट इन ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली से इसके बाद इनका है जी फॉरेन एक्सप्रोस एक्सपोर्स। फॉरेन एक्सपोजर फ्रॉम हाँ, सोशल फॉरेन एक्सप्रोस। रिस्पॉन्सिबिलिटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक हाँ, लंदन। सोशल फ्रॉम लंदन से इनका जो है इसमें खाते ख्याति प्राप्त किया। वर्क विथ और मल्टीनेशनल कंपनी में अफ्रीकन गुड़गांव अमेरिकन से इन्होंने एक्सप्रेस। मल्टीनेशनल कंपनी में भी इन्होंने काम किया है। और और मशरिक बैंक ऑफ दुबई। मशरक बैंक दुबई से। हाँ, मशरूक बैंक दुबई ऑफ में भी दुबई कुछ टाइम में रहा। भी इन्होंने जो है काम किया है। तो जिस प्रकार से इन्होंने ख्याति अपने जो है शिक्षा में और एक्सपीरियंस में इन्होंने ख्याति प्राप्त किया है, और इतने मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने के बावजूद और दुबई जैसे बैंक में काम करने के बावजूद ये हमारे जो है किन्नौर में आकर हमारे गांव को सुदृढ़ बनाने के लिए एक विचार रखा है। एक युवा सोच के हमारे नेगी साहब जी है। तो इनके बारे में हम बारीकी से जानेंगे और गांव की समस्याओं के बारे में जानेंगे, और हमारे किन्नौर की जो समस्या है उसके बारे में भी जानेंगे। तो मैं उनका जो है तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। सर, तो आप पहले हमें बताएंगे, इतनी सारी ख्याति है आपकी जो है शिक्षा में, तो किस प्रकार आना हुआ ये जो मल्टीनेशनल कंपनियां छोड़कर आपने गांव में आने का क्या विचार किया सर? किस लिए, कोई दिक्कत आई क्या? ये मेरे पेरेंट्स की कृपा रही है। उन्होंने बहुत मेहनत करके मुझे पढ़ाया। जी किस्मत अच्छी थी, मेरे पेरेंट्स की दया रही, मेरे देवताओं की भी दया रही होगी इस पे, जी जिसमें मुझे फॉरेन एक्सपोजर का भी मौका मिला, अच्छे अच्छे कॉलेजों से जी पढ़ने का मौका मिला।
जी कुछ अनसर्टेनिटी ऐसे हुई मेरे घर पे कि अब मुझे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे मैंने आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में मैंने पढ़ाई की है थोड़ी बहुत, तो जी मेरा खुद का एक मानना है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है ज़िंदगी में। तो जी। बुजुर्ग है मेरे घर पे, माँ बाप नहीं है इस वक्त, गुजर चुके हैं। तो अच्छा। मुझे लगा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे बुजुर्गों को देखना, माँ बाप के कष्ट किए हुए काम है यहाँ पे, उनको भी आगे जी बढ़ाना। यही जी। एक मौका था, पिछले 3 साल से गाँव में हूँ, जब से पापा गुजर गए मेरे। तो अच्छा। जी मुझे लगा कि नहीं, अब मैं गाँव में हूँ तो मेरे पास वक्त है गाँव के लिए भी। अभी मैं जी घर पे हूँ, पहले तो मैं होता नहीं था, बाहर काम करता था, बाहर जॉब करता था, जी। जी पढ़ाई भी मेरी बाहर से हुई है। तो जी आज मौका मिला है, तो मैं चाहता हूँ गांव के लिए भी कुछ कर पाऊँ, अपने जितना हो सके मैं गांव के लिए कुछ करूँ। आज मैं इलेक्शन जीतूँ नहीं जीतूँ फर्क नहीं पड़ता, जीत हार तो किसी की भी होनी है। हमारे गांव में इस वक्त सारे के सारे पढ़े लिखे लोग हैं। सबसे अच्छी बात हमारे गांव की है कि सब समझदार लोग हैं और सारे जी कैंडिडेट अच्छे हैं। मैं चाहता हूँ जो भी जी पंचायत में आए, अच्छे कैंडिडेट आए, सारे बेस्ट है, जी उसमें से बेस्ट आए, क्योंकि अच्छा और जी बेस्ट में भी बहुत फर्क रह जाता है। तो बेस्ट जी जी कैंडिडेट बिल्कुल। आए, गांव वाले चुन के भेजे। गांव वालों के लिए ये, मैं इसको पॉलिटिक्स तो नहीं बोलूंगा, जैसे आप पंचायती पॉलिटिक्स चला हुआ है, लोग बोलते हैं पॉलिटिक्स, मुझे थोड़ा सा शब्द अजीब सा लगता है। मेरे लिए ये जी समाज सेवा है। मेरी जो भावना है वो मेरे गांव के प्रति सेवा का है, सेवा की भावना है। मैं चाहता हूँ मेरे गांव के लिए कुछ समाज सेवा करूँ। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। इस गांव का नाम मैंने यूज़ किया है जहाँ भी गया हूँ। गांव से बाहर गया तो गांव का नाम, देश से बाहर गया तो देश का नाम। तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं चाहता हूँ मुझे मौका मिलता है तो मैं भी कुछ, ऐसा नहीं है मुझे मौका नहीं मिलेगा तो मेरे साथ वाले भी नहीं करेंगे। बहुत अच्छे कैंडिडेट है, जिनको मौका मिलेगा ज़रूर करेंगे। बस मुझे ये है कि अब मैं गाँव में हूँ तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, अभी कर सकता हूँ। आज तक मैं था नहीं गाँव में, तो यही है मान्यवर, फिलहाल तो। मैं आपसे पहले शहरी जानकारी लूंगा और फिर गांव की जानकारी लूंगा। शहरी, आप शहर में रह चुके हो और बहुत सारी तकनीकी का उपयोग आपने शहरों में देखा है, और फिर आप गांव में हो, तो शहर और गांव में क्या भिन्नता है, और फिर आप गांव में क्या किस प्रकार का आप योजनाएं बनाकर आए हो? गांव में और शहर में एक फैसिलिटी को लेके बहुत फर्क है, बहुत ज़्यादा फर्क जी है। जैसे हमारे स्कूल में, जिस स्कूल से मैं तीसरी क्लास तक मैं अपने गांव से ही पढ़ा हूँ, उसके बाद जी बाहर गया था बोर्डिंग स्कूल। तो उस वक्त पढ़ाई और अब की पढ़ाई में फ़र्क है। मुझे अभी भी याद है जब हम तीसरी स्टैंडर्ड में पढ़ते थे तो स्कूल ग्राउंड में छुट्टी होने से पहले गोलधारा बनाते थे और 40 जी तक जी जी पहाड़ा पढ़ते थे, और वो जी रटा हुआ होता था। तो उसी के जी वजह से उस जमाने के लोगों के मैथ बहुत अच्छी होती थी। तो आज जी थोड़ा सा फर्क मुझे दिख रहा है। हॉस्पिटल की मेडिकल फैसिलिटीज़ को देखेंगे, शहरों में ज़्यादा अच्छी होती है इन कंपेयर टू शहर। हमारे मेरे गांव में अभी ऐसी हालत है कि नाम के लिए तो क्लिनिक है, पर एक बेसिक दवाई तक नहीं है। मतलब आपका यहाँ टांका भी लगाना हो तो बेटाडीन तक नहीं है हमारे उस पर। तो मैं चाहता हूँ कि बेसिक जो हमारे पास, मैं अगर पंचायत में आता हूँ, नया करने से पहले जितने पुराने हैं, स्कूल है, क्लिनिक्स है, जी उनको अपग्रेड करूँ। वहाँ बेसिक फैसिलिटीज हो। हमारे यहाँ पे गाँव में बुजुर्ग है, कुछ लोगों को शुगर हो जी रखा हुआ है काफ़ी सालों से। आज अगर वो हॉस्पिटल जाते हैं जी किसी और बीमारी की वजह से, तब पता चलता है शुगर बहुत हाई हो चुका है। अगर यही चीज़ गांव में फैसिलिटी होती तो शुगर चेक हो चुका होता, टाइम पे कंट्रोल हो चुका होता, बीपी के पेशेंट्स इतने नहीं होते हैं। तो थोड़ा सा फैसिलिटी में फ़र्क है गांव में, अदरवाइज गांव की लाइफ बहुत अच्छी है, शुद्ध हवा है शहर जी के मुकाबले। पर फैसिलिटी में कहीं ना कहीं हम बहुत पीछे हैं इस वक्त। वो चाहे रोड कनेक्टिविटी को लेके चलें, चाहे मेडिकल फैसिलिटी को लेके चलें, चाहे आप स्कूल्स को लेके चलें, आज कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहता कि गांव में उसका बच्चा पढ़े। रीज़न वही है, कोई नहीं चाहता कि एक्स्ट्रा पैसा खर्चे और शिमला में भेजे या दिल्ली भेजे। पर रीज़न वही है, फैसिलिटीज़ नहीं है हमारे पास। स्कूल्स में आज बच्चे ही नहीं बचे हैं। दो दो स्कूल्स हैं हमारे पास, 12-15 स्टूडेंट्स है टोटल पूरे गांव में। जी तो मैं चाहता हूँ इनको अपग्रेड करूँ पहले, नया कुछ करने से पहले। पहला मेरा शुरुआती मेरा मकसद तो यही रहेगा, जो हमारे पास एग्जैक्ट एट प्रेजेंट है उनको अपग्रेड जी। करूँ, बेसिक फैसिलिटीज़ कंप्लीट हो, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। बाहर जाना पड़ेगा तो एक्स्ट्रा खर्चा है, तो उन चीज़ों पे मेरा फोकस पहला रहेगा।
जैसे कि हमारे वाई.एन. नेगी जी ने बताया, बेहतरीन तरतीब यहाँ पर बताया, शायद किन्नौर में सभी लोगों को ये सीख होना चाहिए। हम नया करने में ही लगे रहते हैं, हमारी योजनाएँ बहुत होती है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे या फिर रास्तों को पक्का करेंगे। वाई.एन. नेगी ने एक बेहतरीन तरीका बताया है, योजनाएँ जो सरकार की है वो आती रहती है, हम क्यों ना उसको दुरुस्त करें। जो पुरानी चीज़ें, अगर हमारी कोई स्कूलों में कोई अगर कोई परेशानी है, वहाँ पर कोई टीचर की परेशानी है, मैदान की दिक्कत है या लेबोरेटरी की दिक्कत है, उसकी सुधार करें। अस्पतालों में डॉक्टर की प्रॉब्लम है, मेडिकल स्टाफ की दिक्कत है और दवाइयों की दिक्कत है, उनको ही प्रॉब्लम करें। सड़कों में अगर जहाँ पर आपका तंग है, कोई दिक्कत है, उसको चौड़ा करें रास्तों में। ये चीज़ बहुत बेहतरीन आपने बताया सर। इस पर करेक्ट। सभी को अमल करना चाहिए। लोग जो है नया चीज़ करने में जाते हैं और पुराना चीज़ें तो वैसी रहती है। आपकी व्यवस्था बहुत बेहतरीन लगी सर। सबसे पहले जब आप पंचायत में जाओगे तो सबसे पहले किस चीज़ को आप करोगे साहब? पहला आपका मुद्दा क्या होगा? किस चीज़ को आप काम करेंगे? किस पर मेरी काम करेंगे प्रायोरिटी आप? तो मेरे लिए इस वक्त मेरे गांव की बेसिक जो नीड्स है वो मेडिकल फैसिलिटीज और स्कूल्स हैं, और रोड कनेक्टिविटी डेफिनेटली होगा। मेरा कैलकुलेशन कहता है कि कैश फ्लो जो होता है, जितना आया कितना गया, जिसके बाद बचा, वो इनकम होता है जी, हमारा। तो हमारे गांव का कैश क्रॉप जो है एप्पल है और एक मटर है, जी, जो साल में एक बार आता है। 12 महीने जी, में एक बार हमारे पास कैश आता है, उसके बाद 11 महीना खर्च रहे होते हैं हम। मेरा फोकस इस पे भी रहेगा कि इस कैश क्रॉप को हम जो 12 महीने में एक बार आ रहा है ये सेविंग में रहे, और रेगुलर इनकम एक मंथली जनरेट हो, चाहे वो मैं टूरिज्म से लेके चलूँ, चाहे मैं स्मॉल बिजनेस को प्रमोट करूँ यहाँ पे यूथ के लिए। तो जी, मेरा फोकस इनकम जनरेशन पे भी रहेगा और बेसिक फैसिलिटीज को फुलफिल करने पे भी रहेगा और अपग्रेड करने पे भी रहेगा बेसिक शुरुआत में। बाकी डे टू जी, डे मिनिमम जो हमारे को पंचायत में रह के काम करना है वो तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तो हमें करना ही होगा। आउट जी, ऑफ बॉक्स सोच के मैं चाहता हूँ कि इस गांव के लिए मैं एक्स्ट्रा इनकम लाऊं, जी। सो दैट कि यहाँ की डेवलपमेंट ज़्यादा फास्ट हो। सर, एक्स्ट्रा इनकम के लिए और क्या-क्या योजनाएँ होगी आपकी? मैं चाहता हूँ मेरे जितने भी यूथ है, जैसे मैं हूँ इस वक्त एग्जाम्पल, मैं खुद इस जी, गांव में वापस आया हूँ, तो मेरे पास जो इनकम है इस वक्त, पहले मेरी सैलरी होती थी, तो अब वो सैलरी नहीं है, तो मेरे पास एक इनकम है। अगर मैं खेत में कुछ बिजाई करता हूँ या मेरे पास सेब है, इसके जी, बगैर भी मैं चाहता हूँ कि कुछ मैं बाकी टाइम में कुछ और इनकम जनरेट करूँ। मैं जैसे अभी हमारा लवरंग गांव जो है बहुत सुंदर है, वैसे ही आप भी जानते होंगे, आप किन्नौर से है, लवरंग का किला बहुत फेमस है। हम जी, यूटिलाइज जी, नहीं कर पा रहे हैं, टूरिज्म को जी, अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। कुफरी जैसा शहर, नारकंडा जैसा जगह, जहाँ पे हम 10 पे हैं तो वो 1 पे है, फिर भी वो जी, इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं। हमारा कंडे इतना सुंदर है, एक बार अगर आप कोई पहुंचता है तो वापस आने का मन नहीं करता। तो मैं चाहता हूँ टूरिज्म को बहुत जी, ज़्यादा प्रमोट करूँ। मैं चाहता हूँ यूथ, आज के डेट में आपको भी पता है जॉब है नहीं इतनी, लोग सरकारी जॉब के पीछे जा रहे हैं। प्राइवेट जॉब में आपको पता ही कितना काम करना पड़ता है, फिर सैलरी एंड ऑफ द डे क्या मिलता है, फिर उसमें आपके खर्चे भी होते हैं खुद के। अगर मैं यही रेवेन्यू अगर मैं गाँव में ला सका, यूथ अगर इस पर थोड़ा सा फोकस है, बाकी सरकारी योजनाएं काफ़ी चली हुई है, उनको भी प्रमोट करूंगा। कोई भी जैसे हमारे बुनकर हैं, तो मैंने हमेशा देखा कि बुनकर कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। मैं कहता हूँ कि मुझसे ज़्यादा पैसा वो कमा सकते हैं जो उनके पास जो टैलेंट है। अगर वो जी, फोकस करें कि 15 दिन में मुझे एक शॉल निकालना है, और 1 महीने में वो 2 शॉल निकालते हैं, तो आज देख के चलो आप, 25-25 हज़ार रुपये के शॉल्स है, तो 50 हज़ार का जी, रेवेन्यू है उनके पास। तो मैं चाहता जी, हूँ कि सबको ये बात पता चले, वैल्यू हो अपने एरिया का। टूरिज्म को भी मेरा बहुत ज़्यादा फोकस है, टूरिज्म यूथ के बीच में बात करता रहता हूँ कि हमारा टूरिज्म से जी। हमारे पास बहुत सारे रेवेन्यू सोर्सेस हैं हमारे पास। ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू भी है, कैंपिंग के थ्रू भी है, गाइड के थ्रू भी है। तो मेरा फोकस इन चीज़ों पे ज़्यादा रहेगा। जी, जब टूरिज़्म का आपका एक योजना होगी तो जैसे टूरिस्ट अब आते रहेंगे तो उनके लिए रहने-सहने का एक व्यवस्था भी मैं होगा चाहूँगा तो मेरे गांव आप में सरकार कंक्रीट का रहने का जो मेरा फोकस होगा ज़्यादातर टेंटों में होगा, जी, तो कंक्रीट ना लगे। क्योंकि जो जैसे कुफरी जी, को मैं एक ज़माने में देखता था, जब यहाँ से 35 रुपये किराया होता था, जब मैं पहली बार ज़िंदगी में यहाँ से बाहर बस में गया था, बहुत सुंदर लगता था जब जी, आप कुफरी रोड पे खड़े होकर नीचे देखते थे। नो डाउट बहुत जी, जी, सुंदर जगह है, बट अभी क्या हो गया, वहाँ जी, पे सारे कंक्रीट के बिल्डिंग खड़े हो गए हैं, तो वो व्यू ही खत्म जी, हो जी, गया है। वो व्यू बिल्कुल जी खत्म सर, हो गया। फिर भी टूरिस्ट आ रहे हैं, पर नाम पे आ रहे हैं कि उन्होंने सुन रखा है कुफरी है बोल के, इसलिए आ रहे हैं। अदरवाइज जो पर्टिकुलर एरिया से जो व्यू था वो खत्म हो चुका है, बिकॉज वहाँ पे कंक्रीट खड़े हो चुके हैं, बिल्डिंग्स पे बिल्डिंग्स खड़े हैं, होटल्स पे होटल्स खड़े हो गए। तो मेरा फोकस, मेरा रिक्वेस्ट यही होगा गाँव वालों से, कंक्रीट खड़ा ना हो, ताकि
हमारे गांव में दूषित भी ना हो हमारा गांव। आप असेंबल करोगे तो वैसा का वैसे ही रहे जैसा हम लोग ने देखा था, और जैसा लोग देखना जी चाहते हैं, और जैसा हम दिखाना चाहते जी। हैं। हाँ, नेगी साहब ने जिस प्रकार से कहा कि हमारे किन्नौर में ये बिल्कुल बेहतरीन बेहतर तरीका है, बेहतर जो शब्दों में इन्होंने बयां किया कि जो लाबरंग का किला है बहुत ही मशहूर है। और अगर हम इन किलों के और काफ़ी हमारे किन्नौर में ऐसे पुरातत्व हमारे जो है मंदिर है, काफ़ी ऐसी चीज़ें, तो अगर हम किन्नौर को पर्यटक की दृष्टि में लाते हैं और अपने गांव को पर्यटक की दृष्टि में लाते, तो रोजगार के साधन बनते हैं और गांव विकास की ओर जाता है। ये बहुत बेहतरीन है। आदरणीय, गांव में और सारी समस्या होती है पानी आदि की, और इस पर कैसे, और लाइट बाकी बिजली रहा पानी इसमें वोल्टेज की हमारे यहाँ समस्या पे होती है। बिजली पानी, डेफिनेटली अभी तक भी जितने लोग पंचायत में आए, सरकार ने भी काफ़ी काम किया है। लकीली हमारे गांव में लाइटिंग भी अच्छी है, पर हाँ गलियों में लाइट थोड़ी कम है, पर अभी तक भी काम हो रखा हुआ है। तो मैं चाहूँगा इसको एक मॉडल विलेज की तरह देखा जाए। मेरा मेरी कोशिश ये होगी कि दूसरे गांव के बीच में जब हम जाए तो दूसरे गांव वाले हमारे गांव आए तो एहसास हो कि उनको वाकई ये गांव बहुत अच्छा है। उसके लिए मैं चाहता हूँ हर रोड गली पक्के हो, साफ सुथरा हो, स्वच्छ हो, और लाइटिंग डेफिनेटली हर चौराहे पे हो, हर गलियों में हो, हर रास्ते में हो। जी, मैं आपके लिए एक छोटी सी रचना सुनाऊंगा। उस रचना में सुनाइए सर, थोड़ी आपकी बहुत रचना है बातें बहुत होगी, अच्छी, कल भी मैंने सुना उस पर था। फिर हम चर्चा। हाँ, उस पर जी। अभी पब्लिक जुटते जा रहे हैं। हाँ जी। आपने उस रचना पर ध्यान देना, क्योंकि उस रचना में बहुत कुछ बातें होगी, हाँ जी। और मैं उसी से संबंधित आपसे सवाल पूछूंगा फिर। जरूर जरूर जरूर। अ, मेरी रचना का शीर्षक है भूख। भूख पेट का हो या सत्ता का, भूख मिटाने के लिए बहुत मेहनत करना होता है। पेट का भूख तो पानी पीकर भी मिटा सकते हैं, लेकिन सत्ता का भूख सत्ता पाकर ही मिटा लेते हैं। थोड़ा सा गौर फरमाना, बाद में सवाल जवाब होगा। श्योर। भूख का पेट हो या सत्ता का भूख, भूख मिटाने के लिए बहुत मेहनत करना होता है। पेट का भूख तो पानी पीकर भी मिटा सकते हैं, लेकिन सत्ता का भूख सत्ता पाकर ही मिटा लेते हैं। आगे है, पेट का भूख रूखा सूखा खाकर भी मिटाते हैं। पेट का भूख रूखा सूखा खाकर भी मिटा सकते हैं, लेकिन सत्ता का भूख भ्रष्टाचार करके ही मिटता है। पेट का भूख थोड़ा भी खाओ, संतुष्ट हो जाता है। पेट का भूख थोड़ा ही खाओ, संतुष्ट हो जाता है, लेकिन सत्ता का भूख जब तक करोड़ों नहीं निकलता है, तब तक वो खाता ही रहता है। इस पर हम डिबेट करेंगे। श्योर। आगे है, पेट का भूख मिटने पर ज्यादा नहीं लेता, बल्कि ज्यादा लेने पर शर्म महसूस करता है। पेट का भूख मिटने पर ज्यादा नहीं लेता, बल्कि ज्यादा लेने पर शर्म महसूस करता है। सत्ता का भूख बेशर्म बनकर दिन रात खाता रहता है। उसे कभी डकार नहीं आता, कभी उल्टी नहीं होती, वो करोड़ों मिनटों में बचा लेता है। तो सर, ये क्या सत्ता का भूख जो है, आप जब राजनीति में आओगे, अभी आपका पहला कदम है, सत्ता का भूख क्या जो अभी तो आपका 5 साल तो आप निकाल दोगे, उसके बाद फिर एक जुनून आएगा सत्ता का भूख। लेकिन हाँ, ये अलग बात है कि अच्छा करेंगे तो लोग चुनते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे भ्रष्टाचार और ये जो खाने की प्रक्रिया लोग बोलते हैं, आरोप लगाते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। और हाँ जी। तकरीबन काफी काफी चीजों में राजनीतिक दलों में हुआ है आपसी। हमें तो पता नहीं है, दोनों पार्टियां या जितनी पार्टियां आपस में ऐलान लगाते हैं, इसने इतना खाया, इसने इतना खाया। क्या ये सत्य है कि सत्ता का भूख होता है हर इंसान को? ये एक आज के डेट में अगर आप देखते हो, आज के दौर में, पहले मैंने जी शुरुआत में ही कह दिया था कि कृपया इसको पॉलिटिक्स ना कहें, समाज सेवा कहें। जी ये आप डिपेंड करता है कि कैंडिडेट कैसे आ रहा है, वो पॉलिटिक्स समझ के आ रहा है, क्योंकि पॉलिटिक्स लेते ही मुझे गंदगी दिखाई देती है। मैं जी समाज सेवा के भाव से आया हूँ, तो मेरा समाज सेवा का भावना है। मैं इतना जी भी जानता हूँ कि पंचायत में रहूंगा तो अगर मैं पर्सनल लेवल पे देखूं तो मैं शायद अपने घर को कम टाइम दे पाऊंगा, अपने बगीचे को कम टाइम दे पाऊंगा। जी पर यही चीज अगर मैं कमाने के हिसाब से देखूं तो मुझे वो फर्क नहीं पड़ता। मैं साल में अगर 1 लाख रुपए भी घपला कर जाऊंगा, एग्जाम्पल एग्जाम्पल, मेरी ऐसी कोई नियत नहीं है। मैं तभी शुरुआत में कह रहा हूँ, इसको अगर पॉलिटिक्स ना कह के समाज सेवा कहें, तो शायद ये समाज सेवा शब्द फैलते फैलते एहसास होने लगेगा लोगों को कि नहीं, ये धर्म है हमारा, ये समाज सेवा है हमारा। अगर पॉलिटिक्स जी सुनते हैं तो पॉलिटिक्स के हिसाब से एग्जाम्पल जिस तरह से दिया जाता है पॉलिटिशियंस का, तो उसमें करप्शन ज्यादा पहले आता है।
तो जी उस लोग भी उस नज़र से देखते हैं, और जो कैंडिडेट जाता है वो भी उसी नज़र, उसी सोच से जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको समाज सेवा बोलें, समाज सेवा करें, तो मैं उस हिसाब से भूख लगनी भी नहीं चाहिए। सेटिस्फेक्शन है हमारे को, खाने की भूख से ही ठीक है, हम सत्ता की भूख होगी नहीं। जब तक होंगे समाज सेवा करेंगे। मैं इसको पॉलिटिक्स मानता ही नहीं, समाज सेवा के रूप में ही देखता हूँ, समाज सेवा के हिसाब से ही गांव के लिए सेवा करना चाहता हूँ। बाकी कल की भी आपने सुना था आप, और दूसरी एक चीज आपको बहुत बताना चाह रहा था। कल भी मैंने आपकी जी कविता सुनी थी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जी अंदर जी एक कमजोरी है, हम जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं या जितने भी समझदार लोग हैं, हम बातें बहुत अच्छी करते हैं यहाँ पे। आप ये जी अपने कविता के थ्रू हमेशा रखते रहते हो, अच्छी बातें रखते हो आप। आपने अपना धर्म जी निभाया, सेम मैं भी अपना जी धर्म निभाता हूँ, यूथ के बीच में जाता हूँ या बुजुर्गों के बीच में, कभी भी मौका मिलता है मुझे, मैं साफ साफ शब्दों में कहता हूँ कि कैंडिडेट आप अच्छा चुनो, जी ऐसा कैंडिडेट चुनो जो गलती ना करे। तो ये जी चोरी गबला ये हो ही नहीं सकता। पर अगर आप जी ये बोलो कि मेरा रिश्तेदार है, मैं इस पॉलिटिक पार्टी के विचारधारा का हूँ, फिर ये सारी बातें शुरू होने लगेगी। तो जी मैं जी चाहता हूं कि हर इंसान, जितने भी समझदार लोग हैं, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं हमारे गांव में, सब समझदार हैं। बस जिस दिन 19 तारीख को वोट देना होगा, उस दिन जी ये जरूर सोचे कि गलती आपकी होगी। वोट जी देने से पहले ये जरूर सोचे कि अगर आपने गलत कैंडिडेट को आगे भेजा तो उसमें कैंडिडेट की गलती नहीं मानूंगा मैं, जितनी गलती आपकी होगी, क्योंकि आप जानते हो कि दूसरा बंदा बेहतर था, ये बंदा काम नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल, वैसे तो अभी इस वक्त मेरे गांव में सारे कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं मेरी नज़र में, कोई भी जीतते कोई भी हारते, सारे कैंडिडेट अच्छे। पर गलती मैं उस इंसान को ठहराऊंगा जिस इंसान ने गलत इंसान को वोट दिया जानने के बावजूद। और ये तो ग्राम पंचायत का इलेक्शन है इस वक्त, और हमारा गांव तो छोटा सा गांव है। मैं मानता हूँ जैसे बड़े बड़े गांव होते हैं, 3-4 गांव मिला के एक पंचायत होता है, हमारा तो लवरंग का ही पंचायत है, लवरंग का ही गाँव है, बहुत छोटा सा गाँव है। हम एक दूसरे को नस नस से जानते हैं, बावजूद हम वोटिंग के दिन गलती करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे, वोटिंग के दिन गलती ना करें, खासकर समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग। समझे ये गांव का इलेक्शन है, गांव की भलाई के लिए इलेक्शन है, देखें समझे सोच के वोट दें। एक वोट बहुत कीमती है। लगता तो ऐसा होगा चलो यार किसी को भी दे देते हैं, पर कल का दिन आप फिर बोलोगे काम नहीं हुआ पंचायत में, वो गलती में, उस गलती में, गलत गलती में आप भी शामिल हो जिसने गलत वोट दिया। तो मैं जी साफ साफ वोटर्स की भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये गलती ना करें। तो हम लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है गलती ना करें। हो सकता है कि आज के दिन में सोच ऐसा भी नहीं यार, ये तो ऐसे ही होता रहता है, चलने दो। मैं मानता हूँ आज के दिन में हमें मुश्किल होगा, आपको भी मुश्किल होगा, आप कविता के थ्रू अपनी आवाज उठाते रहते हो, मुश्किल हो जी सकता है आपको भी, शायद 2-4 लोग ही सपोर्ट करते हो ना, एग्जाम्पल मुझे भी 2-4 जी लोग से। पर मैं इस उम्मीद में हूँ कि आज 2-4 से कल 5 बनेंगे, 5 से 6 बनेंगे, 6 से मैं चाहता हूँ एक दिन तो चेंजेस आए। अगर ये जी पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स दिमाग में चलता रहा, पार्टीबाजी दिमाग में चलता रहा, तो एक दिन अच्छा कैंडिडेट भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। जी 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 अभी भी बहुत लिमिटेड मिलते हैं, आपको भी पता है, आप भी अपने गांव से किसी न किसी गांव से संबंध रखते हो, कैंडिडेट मिलना जी ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर कोई अच्छा कैंडिडेट है तो उठने के लिए मना कर जाते हैं। जी तो वोट सोच समझ के दो। बिल्कुल बिल्कुल ये बात बिल्कुल जायज़ का है। नेगी साहब ने वोट सोच समझ कर देना। अब तकरीबन पढ़े लिखे नौजवान हैं, बहुत ज़्यादा युवा पीढ़ी आई है। ज़्यादा हमें ये समझना चाहिए, भाई भतीजावाद में ना जाकर, जातिवाद में ना जाकर, और ये जो राजनीतिक दलों में ना जाकर, आप ऐसे सक्षम लोगों को चुने जो लगता है कि आपको जो है गांव का विकास कर सकता है। पढ़े लिखे नौजवान लोगों में ये युवा पीढ़ी में जोश होता है। देखिए हम लोग तकरीबन जो है पुराने संस्कृति में ही ज़्यादातर विश्वास रखते हैं। थोड़ा से हमें बदलना होगा, नई चीज़ों के द्वारा मतलब आधुनिकता में भी आना होगा और नए विचारों को भी सुनना होगा। तो वाई एन नेगी जी ने जिस प्रकार से यहाँ पर बात किया, जो कोई नया कुछ नहीं होगा, जो पुरानी ही चीज़ों में सुधार होगी और बेहतर है, क्योंकि पुरानी चीज़ें हमारी बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है, व्यवस्था खत्म है, बिल्कुल चरमरा गई है। तो इसलिए हम सबको ध्यान देना होगा जिस दिन हम वोट लगाएंगे, एक प्रण लें और ज़्यादा से ज़्यादा 100% मतदान हो और अच्छे उम्मीदवार को चुने, जो आपको लगे कि गांव का विकास कर सकता है। आपके लिए एक सवाल आया है महोदय। सर, यू हैव ए मेंशन अबाउट द लोकल, आप भी आपने भी पढ़ना।
हाँ various जी income, what can do you show the local government by the panchayat if you win the election and the uh, uh, you promote the skill? तो आप बताएंगे सर इसका विषय, अगर आप आ जाते हैं तो स्किल पर क्या काम करोगे आप? So you have mentioned about the locals viewers incomes, what you can do through the local government by panchayat if you win the election, and how can you promote the skills of those who are definitely क्या होता है जब हम एक सेकंड शायद गायब हो गया। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है सर। अच्छा, क्या होता है कि जब हम भी कोई भी चीज प्रमोट करते हैं या बिजनेस करना चाह रहे हैं या इनकम सोर्स ऑफ इनकम देखना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली मार्केट पे बहुत डिपेंड करता है। और जी हमारे किन्नौर ऐसे ऐसे जगह पे है जहाँ पे मार्केट हमारे रिस्ट्रिक्टिव मार्केट है, बहुत छोटा मार्केट है हमारे पास। डेफिनेटली हमारे को जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स होंगे, जो भी आपके बिजनेस प्लान्स होंगे, हमें मार्केट ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें बाहर भी हाथ लगाना पड़ेगा, रिटेलर्स ढूंढने पड़ेंगे। अगर आपके प्रोडक्ट रिटेलर्स में जा रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हैं, तो इंटरनेशनल मार्केट ढूंढना पड़ेगा। उसके लिए आपकी तरफ से भी योजनाएं होनी चाहिए। हमारे पंचायत के थ्रू जो भी सहयोग हो सकता है, या बिना पंचायत के थ्रू, अगर मैं पंचायत में रहूं या ना रहूं, हो सकता है कुछ चीज़ें मुझे मालूम हो कि मार्केट कहाँ से कैप्चर करना है, कौन से मार्केट में हमारे प्रोडक्ट्स प्लेस करने हैं। डेफिनेटली प्लेसमेंट बहुत मैटर करता है अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो, और मार्केट डेफिनेटली करता है। तो वो मार्केट हमें ढूंढने पड़ेंगे, और किन्नौर में मार्केट बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, बहुत कम है, बहुत छोटा मार्केट है। रेवेन्यू हाई इनकम नहीं हो सकता यहाँ से। हमारे को अपने मार्केट के साथ साथ बाहर के मार्केट भी पकड़ने पड़ेंगे, आउट ऑफ किन्नौर भी जाना पड़ेगा हमारे को, हो सकता है आउट ऑफ स्टेट भी जाना पड़े। तो डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट कैसा है, कौन सा है। एग्जाम्पल देता हूँ, एक हम जब MBA कर रहे थे, कुछ काम कर रहा था दिल्ली में, मेरे ही एक साथी था, तो मैंने उसको ये बातों बातों में कह दिया था कि मेरे पास दूध का अच्छा बिजनेस है, पर मैं अपने एरिया में नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास बायर्स नहीं है इतने, क्योंकि हम लोग विलेज वाला एरिया है, यहाँ पे दूध ऑलरेडी 80% 70% लोगों के यहाँ पे दूध खुद के होते हैं घर पे। तो डेफिनेटली उस प्रॉफिट नहीं है, मार्जिन नहीं है मेरे पास। अगर मैं बाहर ले जाता हूँ तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, तो मेरे लिए लॉस का बिजनेस है। पर वही लड़का, पिछले साल की बात है, उसने मुझे फेसबुक मैसेंजर पर मैसेज भेजा, नेगी साहब आपके बताए हुए मैंने सारा काम कर दिया, अब मुझे नाम बता दीजिए, दूध की थैली में नाम कौन सा लगाना है। तो देखिए ना, मार्केट उनके पास था, यूपी का बंदा है, तो वहाँ मार्केट बड़ा है। तो आपको किन्नौर में बिजनेस करना है तो आपके प्रोडक्ट को इस तरह से लॉन्च करना होगा कि या तो अगर आप किन्नौर में बिजनेस करना चाहते हो तो किन्नौर के मार्केट के हिसाब से करना होगा। रिस्ट्रिक्टिव मार्केट है, उसके हिसाब से मार्केट आपके प्रोडक्ट प्लेस होनी चाहिए। तो वो डिपेंड करता है आपका बिजनेस कौन सा होगा। आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हैं, अगर मेरे लाइक होगा, मेरे नॉलेज में होगा, तो डेफिनेटली मैं भी हेल्प करूंगा। बाकी पंचायत के अंदर कोई भी अगर योजनाएं आ रही है तो आप तक जरूर पहुंचेगी। YG नेगी ने कहा कि साहब आपकी अच्छी सोच है, आपने लाबरंग किला का जिक्र किया है, थोड़ा सा प्रकाश ढालेंगे? लाबरंग किला किन्नौर में कहा जाता है कि सबसे ऊंचा किला है, और इस लाबरंग किले को आज मैं, लाबरंग किले के बगल में एक प्राइमरी स्कूल है, जब मैं छोटा था तो उस किले की शान थी, वो एक किला चट्टान के ऊपर है। तो मैं दुनिया में बहुत जगह घूमा हूँ, लंदन गया हूँ, UAE गया हूँ, दुबई गया हूँ, इंडिया में भी बैंगलोर दिल्ली रहा ही हूँ मैं। तो मैंने हमेशा देखा जितने भी आर्किटेक्चर, जितने भी इंजीनियर्स हैं, वो उसका बेस खोलते हैं काफ़ी नीचे तक, जितना लंबा होगा उतना बेस डाउन तक खींचते हैं। हमारा किला पहले कहते हैं कि 8 मंजिला था, 2 मंजिला गिर गया था, अभी तो खैर छत लगा दिया है। तो ये चट्टान के ऊपर है। तो आर्किटेक्चर, उस जमाने का आर्किटेक्चर, मैं आज के ज़माने में तो बहुत सारे हाईटेक टेक्नोलॉजीज आ गए हैं, उस जमाने में ये चट्टान के ऊपर 8 मंजिला बिल्डिंग, समझ सकते हो कि शिमला में भी एक दो की जगह, एक दो के सिवा दिखने को नहीं मिलती है। तो दिल्ली में तो खैर है। तो वो बिल्डिंग है, उनके बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। पर हमारा जो किला है ये चट्टान के ऊपर है, अभी भी आप कभी आओ उसको ध्यान से देखना, चारों तरफ से पूरा चट्टान है, उसके ऊपर ये किला है। तो उसकी आर्किटेक्चर देखना बहुत ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है कि उस ज़माने में किस तरह से ये बिल्डिंग खड़ी थी और आज तक खड़ी है। मेरे दादाजी के ज़माने से पहले के ज़माने का है, तो सोचो कितने साल हो गए इसको, सेंचुरीज हो चुके हैं। तो आज भी ये बिल्डिंग खड़ी है, वैसी की वैसी है, सिर्फ ऊपर का छत थोड़ा सा बर्फ के कारण थोड़ा सा छत जो है थोड़ा डगमगा गया था,
तो हमने गांव वालों ने मिलके उसको छत लगाया है। अभी बहुत सुंदर किला है हमारा। जी, आप ये बताएंगे कि लाबरंग गांव में कितने वार्ड है सर, और कौन से वार्ड में सबसे ज्यादा काम करने की आवश्यकता दिखता है आपको? 5 वार्ड हैं हमारे जी। गांव में। इस वक्त मुझे वार्ड नंबर 4 में वैसे काम हो रखा है। वार्ड नंबर 4 एक्चुअली क्या है, किले के पल्ली साइड और ओली साइड आते हैं, किले के इस साइड जी। और उस साइड। तो वार्ड नंबर जी। 4 में रास्ते का काम थोड़ा है, बीच में गलियों में। मेन रास्ता तो खैर नरेगा के थ्रू बन चुका है। और वार्ड नंबर 3 में भी थोड़े, क्योंकि हमारे गोम्पा है ऊपर मोनेस्ट्री, बहुत मोनेस्ट्री, तो वहाँ के लिए भी रास्ता थोड़ा सा ज़रूरत है। अभी पहले एक बार बहुत पहले बन चुका था, वही कह रहा हूँ कि जब बना था तो वो इस तरह से बना कि कुछ सालों के अंदर ढह गया। तो जी। वार्ड नंबर 3 में भी ज़रूरत है। वार्ड नंबर 5 की गलियाँ भी थोड़ी बहुत हैं, पर काम हो रखा है, इसको और बेहतर बनाने की ज़रूरत है। आपके लिए सवाल आया विनय नेगी का, पूर्व प्रधान है हमारे चगांव से, कि बेसिक एजुकेशन के बारे में आपसे पूछा है कि इस पर आप क्या करेंगे? माय क्वेश्चन इज दैट व्हाट विल यू डू फॉर द बेटरमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन सिस्टम। हमारे क्या होता है, एजुकेशन सिस्टम दो तरह के एजुकेशन होता है। एक, मैं जैसा स्टूडेंट हूँ, मैं सिलेक्टिव लर्नर हूँ। जो मुझे पसंद आता है मैं वो उसको ज़्यादा डीपली पढ़ता हूँ, बाकी मैं पास होने के लिए पढ़ता हूँ। जी। पर जी। आज की डेट में मेरे किन्नौर में, मेरे गांव में देखूं तो मुझे लगता है करियर काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है। मैं जब पढ़ता जी। था तो मेरे दिमाग में यही बैठा रहता है, डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, ऑप्शंस नहीं है। मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप आर्ट्स भी लेते हो, मीन्स मेरा एक दोस्त था वो कहता था कि हर जो भी काम करो अव्वल दर्जे का करो। जी। कोई भी सब्जेक्ट, मैं हर स्टूडेंट को यही बोलना चाहूँगा, कोई भी सब्जेक्ट बड़ा या छोटा नहीं है। आर्ट्स लेके आईएएस ऑफिसर बनते हैं, सब पे राज करते हो। जी। मेडिकल लेते हो, डॉक्टर बनते हो, और भी बहुत सारे कंप्यूटर फील्ड से, टेक्निकल से, आजकल ऑप्शंस इतने हैं। पर ज़रूरत है काउंसलिंग की, करियर काउंसलिंग की सख्त ज़रूरत है हमारे बच्चों को। हमारे स्कूल्स में, खासकर शहरों में तो खैर करियर काउंसलिंग होता है। आप पैसे दो, करियर काउंसलर के पास जाओ, वो काउंसल करता है आपको। वो आपको उल्टा जज भी करता है कि कौन से सब्जेक्ट में आप मास्टरी कर सकते हो। हमारे जी। यहाँ पे ये फैसिलिटीज़ नहीं है। करियर काउंसलिंग की सख्त ज़रूरत है। बेसिक एजुकेशन में डेफिनेटली करियर काउंसलिंग को जोड़ना चाहूँगा। टाइम टाइम पे करियर काउंसलिंग देना जरूर, बहुत ज़रूरत है। इसमें आप क्या क्या प्राथमिकता देंगे सर? आप सरकारी स्कूलों में तकरीबन अब काफी स्कूलें बंद होने के कगार में हो गए। हाँ जी, मैं चाहता हूँ कि पहले तो हमारे शिक्षक कंप्लीट हो। ऐसा ना हो कि ड्राइंग मास्टर इंग्लिश पढ़ा रहा है और इंग्लिश का मास्टर ड्राइंग पढ़ा रहा है। जी। बहुत कमियां हैं हमारे स्कूलों में, टीचरों की कमी है। और कुछ टीचरों की मजबूरी भी मुझे देखने को मिली, जैसे कि कुछ टीचरों से मेरी बात होती है। यहाँ तक भी देखा गया है, मैंने तो ये भी देखा है कि मैं मास्टर हूँ, मेरे स्कूल में मैं अपना बच्चा नहीं पढ़ा रहा, मेरा बच्चा शिमला पढ़ रहा है। तो मैं जी। उनसे भी ये कहता हूँ, जब आपको आपके स्कूल पे विश्वास नहीं है कि आपका बच्चा अच्छा पढ़ सकता है, तो दूसरे के बच्चे क्या पढ़ेंगे। जी। पर वो भी मजबूर है कहीं ना कहीं, सरकारी तंत्र के नीचे आवाज़ नहीं उठा सकते। तो वहाँ जी। चाहूँगा पंचायत एक रोल प्ले करे, जो नीड्स हो उनको वो फुलफिल करे, जितनी ज़रूरत है वो पूरी करे। ज़रूरत पूरी करनी बहुत ज़रूरी है स्कूल्स और मेडिकल्स में, खासकर यहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा भविष्य है। हेल्थ को लेके चलो और बच्चों के भविष्य को लेके चलो। तो मैं स्कूल्स में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहूँगा। जितना हो सके मेरी कोशिश ये रही कि मेरे स्कूल में हर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो, जितनी भी टीचर्स की डिमांड हो वो फुलफिल हो, और हमारे स्कूल के बच्चे अच्छी शिक्षा ले, और किसी भी दूसरे स्कूल या ये कभी भावना ना आए कि ये बच्चा इंग्लिश स्कूल से पढ़े। एक चीज़ और सर, जी। मेरे नॉलेज में आईएएस ऑफिसर्स, मेडिकल डॉक्टर्स, इंजीनियर्स सरकारी स्कूल से निकले हुए ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू जी। प्राइवेट स्कूल से। जी। प्राइवेट जी। स्कूल जी। से बिल्कुल। एंटरप्रेन्योर्स बहुत ज़्यादा दिखने को मिलते हैं, अपने बिजनेस करते हुए मिलते हैं। पर मेरे नॉलेज जी। के हिसाब से बताता हूँ कि सरकारी स्कूल से निकले हुए डॉक्टर्स ज़्यादा हैं, इंजीनियर्स ज़्यादा हैं, और आईएएस ऑफिसर ज़्यादा है। ये इसलिए मेरा मानना है, वही कहते हैं ना, नेसेसिटी इज द फादर ऑफ इन्वेंशन। तो है, हमारे पास टैलेंट है, सरकारी स्कूल में टैलेंट बहुत है। पर आज की डेट में कहीं ना कहीं माँ बाप को भी टेंशन हो गया है कि नहीं यार, यहाँ फैसिलिटी नहीं है, मैं प्राइवेट स्कूल में भेजता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा स्कूल, मेरे गांव का स्कूल हर ज़रूरत चीज़ों से लैस हो, ताकि हमारे स्कूल के बच्चों को कोई परेशानी ना हो, टीचरों को पढ़ाने में कोई परेशानी ना हो, जो ज़रूरत की चीज़ें हो वो अवेलेबल हो स्कूल में। आदरणीय, क्या अगर कोई किसी एक स्कूल को पंचायत गोद लेती तो बेहतर नहीं रहेगा? उसमें पूरा व्यवस्था सालाना देख सकती है।
मैं तो एक को नहीं, मेरे गांव में 2 स्कूल है, एक प्राइमरी और मिडिल। मैं चाहता हूँ दोनों में ही हो। गोद लेना तो दूर की बात, मैं इतना तक भी सोचता हूँ कि जो नहीं मेरे गांव के लोग हैं, अगर मुझे फंड की कमी पड़ती है, मैं फंड रेस पे भी बिलीव करता हूँ, जी तो स्कूल की हर ज़रूरत किसी भी तरह में, वो पर्सनल लेवल पे भी हो सकता है, मैं पंचायत में आऊँ या ना आऊँ, मेरा फोकस है। मैं टीचरों से, मेरे पास में ही स्कूल है, तो मेरी बातचीत होती रहती है। तो वो मेरा पर्सनल भी कोशिश रहेगी। पंचायत में रहूँगा तो डेफिनेटली पंचायत के थ्रू जितना हो सकता है वो तो रहेगा ही रहेगा, और गांव वालों को भी जागरूक करता रहूँगा कि नहीं, हमें हमारा स्कूल अच्छा चाहिए, किसी भी हाल में अच्छा चाहिए, वो मेरा फोकस रहेगा। बहुत बेहतरीन सर। आपसे एक सवाल है, परिवहन परिवहन के दृष्टि से आपका जो है रोड कैसा है सर? बसें बुसें आती जाती है क्या? उसमें सुधार करने की आवश्यकता है क्या? बसें एट प्रेजेंट क्या कहते हैं, बसें मैं सिर्फ गाँव के लिए नहीं बोलता, मैं चाहता जी हूँ कि बसों का जो ट्रांसपोर्टेशन है पूरे किन्नौर में ही हालत इतनी अच्छी नहीं है। आज जी। की डेट में आप, मुझे कोई भी बस खाली जाते हुए दिखता नहीं है गांव से क्या, सपीलो से क्या, पीओ से, जहाँ भी जाता हूँ, तो थोड़ा सा स्पीलो ट्रांसपोर्टेशन आपके हमारा अंडर में वीक। आता है सर? स्पीलो हाँ जी। आपके पंचायत में आता है क्या? नहीं 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 नहीं, मैं नॉर्मल अच्छा। बता रहा हूँ कि हमारे किन्नौर में जो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है जो है, वो जी जी काफ़ी सुधारने की ज़रूरत है। गांव में अभी सुबह शाम बस चलती है एट जी। प्रेजेंट, पर अगर गांव की डिमांड रही और फ्लो ज़्यादा रहा पैसेंजर्स का, तो डेफिनेटली रेस करेंगे कि एक्स्ट्रा बसेस भी लगाया जाए। पर एट प्रेजेंट स्कूल बस चलती है, सुबह मॉर्निंग यहाँ से निकलती है, शाम को अभी आती है, बसों की इतनी तंगी नहीं है एट प्रेजेंट। मेजर इशू नहीं सर लगता मुझे अभी ट्रांसपोर्टेशन। सर आपके एरिया में तकरीबन जो है जो सेबों की जो देख रेख होती है या फिर उसमें सिंचाई का ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है? पानी की क्या पूरे गांव में भरपूर मात्रा है या फिर इसमें और कुछ आप काम करने की आवश्यकता है? मेरा फ्यूचर को लेके एक कंसर्न है। अभी तो हमारे यहाँ पे पानी का इतना किल्लत नहीं है जितना दूसरे जगह में देखा जाए, कंपेरेटिवली टू अदर विलेज हम लोग काफ़ी एडवांस में है। बट फ्यूचर को लेके मुझे कंसर्न है। मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे कैनाल्स है, हमारा एक नाला आता है जो कानम, सपीलो, लवरंग, सबके लिए सोर्स ऑफ वाटर है, वहीं से पानी डिवाइड होता है सबके लिए। मैं फ्यूचर में चाहता हूँ कि हर कुल के साथ बड़े बड़े टैंक्स हो, जहाँ पे जो रात को जो पानी गिराते हैं वो सीधा सतलुज में जाता है, वो पानी वहाँ पे स्टोर हो सके, ताकि कल के दिन दूसरे वाले गाँव को भी प्रॉब्लम ना हो। या फिर निचले 4 कुल है, हमारे पास 3 कुल है, तो नीचे कुल वालों को भी इशू ना हो। तो वो पानी स्टोर करने का मेरा प्लान है, बात भी करता हूँ मैं। पिछली बार भी बात उठा था, इस बारे में बात चल रही है। तो हर कुल के साथ बड़े बड़े टैंक्स हमारे अगर बन जाए, तो एक स्टोरेज हो जाएगा, जिससे अगले दिन दूसरे नीचे वाले कुल को लिए पानी का इशू नहीं होगा। फ्यूचर के लिए तो बहुत थोड़ा कंसर्न है। जी ये बताएंगे सर, पर्यावरण को लेकर आपकी सोच क्या है सर? अब दिन प्रतिदिन हमारी नई इमारतें बन रही और पेड़ आदि जो है कटते रह रहे, और अब वैसे आपके ऊपर एरिया में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इस पर आप थोड़ी से विचार देंगे सर कुछ? पंगी से मेरे एक मित्र थे, उन्होंने कहा था, अच्छा लबरंग से, वही ना जो लबरंग के सामने नंगा पार्ट दिखता है, एक जमाने की बात है। तो वाकई जी हमारे जो अपर के एरिया है, पहाड़ बिल्कुल नेकेड है कम्प्लीटली। तो लास्ट टाइम हमने भी बात किया था, जितने भी जो पशु है चारते हैं हम लोग, बकरी वगैरह, तो कोशिश किया है गांव वालों ने, ऐसा नहीं है, इससे पहले भी कोशिश हुई, जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा था कोशिश हुई है, तो पौधे लगाए थे। तो प्रॉब्लम इशू हो गया, जब बकरियां चारने शुरू कर दिए, तो वो जो नए नए प्लांट होते हैं उनको बकरी खा जाते हैं, तो उसके बाद वो सूख जाते हैं। तो डिस्कस किया था हमने कि एक बेल्ट को, हम पर्टिकुलर बेल्ट को एरिया कवर करेंगे, उसमें प्लांटेशन करेंगे, और उसको चार जी पाँच साल के लिए रिस्ट्रिक्टेड जोन कर देंगे। तो जी शिफ्ट वाइज हमारे को पैच वाइज करना पड़ेगा। तो वो है, गांव में बात चल रही है, गांव में भी काफ़ी समझदार लोग हैं जो बात उठाते हैं ऐसी सी। तो पर्यावरण को लेकर डेफिनेटली कंसर्न है, पेड़ पौधे बहुत खत्म हो रहे हैं, फ्यूचर के लिए हमारे को सोचना होगा। तो ज़रूरी है, कंसर्न है, पर्यावरण को लेकर हमारे को पौधे लगाने बहुत ज़रूरी है, खासकर हमारे अपर में। आपके लिए सवाल आया सर, सिद्धार्थ पुजारा सिद्दीकी का। गुडलक आचो जी, आज के युवा नशा की ओर जा रहे हैं, खासकर हमारे किन्नौर में नशा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे इस पर, या क्या करोगे आप? नशा, मेरा मानना है कि नशा, यूथ तो क्या, कोई भी अगर नशा करता है, उसके पास नशा करने का ऑप्शन जो होता है, एक तो होता है वो बेरोजगारी है, एक होता है उसके जी पास काम नहीं है, उसके बाद तब बहाना होता है। तो एक्सक्यूजेस लेके आते हैं जितने भी लोग नशा करते हैं, एक का दुक्का अगर आप को छोड़ देते तो ज़्यादातर का एक्सक्यूज ये रहता है कि यार काम नहीं है,
बैठ जाते हैं, नशा कर लेते हैं वाला एक ग्रुप अप बना दिया। तो मैं चाहता हूँ मेरे गांव के यूथ बिजी रहे, उनका दिमाग ये सुबह उठते ये ना सोचे कि मुझे शाम को जाना कहाँ है और करना क्या है, मतलब नशा कौन सा नशा करना है। मैं चाहता हूँ कि वो उनके दिमाग में ये लाया जाए, नहीं यार मुझे सोर्स ऑफ इनकम, मुझे फ्यूचर दिखाना भी बहुत जरूरी है गाँव के बीच में, कि अगर आपको कुछ चीज़ पता हो तभी आप उसकी तरफ जाओगे। जब आपका दिमाग डंप हो चुका है तो आप नशा ही करोगे, ये गारंटीड है, क्योंकि आपके पास कुछ करना ही नहीं, टाइम पास ही करना है आपने। तो मैं चाहूंगा मेरा यूथ बिजी रहे, किसी भी तरह बिजी रहे। मेरा फोकस डाइवर्ट करना है मेरे यूथ को कि महोदय एक्स्ट्रा जी, इनकम पे इसमें मैं जाए। थोड़ा-सा आपके पास विचार रखूँगा। थोड़ी-सी नशा पड़ी हमारे जो किन्नौर में थोड़ी-सी कल्चर है, थोड़ा आपने समझना है उसको, उस कल्चर को थोड़ा-सा पंचायत लेवल पर लेकर उठाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि आपका लोसर हो गया, कई ऐसे प्रोग्राम है। मैं एक बताता हूँ, सुबह का एक बेला होता है संगीतंग जी। हाँ जी, हाँ जी। मेरा टेंट डीजे का भी व्यवसाय है, मैं पूरे किन्नौर में तकरीबन चल चुका हूँ। तो अच्छा। सांगीथंग में पूजा होती है, धूप बत्ती जलाया जाता है और दारू की पूजा होती है। लेकिन उसमें मैंने एक थोड़ी-सी कमियाँ देखी कि पूजा के प्रसाद बोलकर सबको बाँटा जाता है। तो इसी प्रकार ये संस्कृतियों को हमारे को ख़त्म करना पड़ेगा और कई आयोजन होता है, जैसे घरों में जैसे कोई आते हैं तो पूजा का लगाते हैं, टीका लगाते हैं, वो देते हैं। तो ये संस्कृति हमारी थोड़ी-सी, इस पर बदलाव लाना पड़ेगा, तो टेस्ट टेस्ट से ही शायद आगे युवा पीढ़ी जा रहा हो। जरूर जरूर जी। पर मेरा मानना ये कि वक्त बदल गया है। एक जमाना जी, था किन्नौर बहुत ठंडा एरिया हुआ करता था, तो हम जी, लोग मीट और शराब पे डिपेंडेंट थे, जो जी, पुराना जमाना था हमारा। अब जी, ठंड इतनी ज़्यादा नहीं है कंपेरेटिवली पुराने ज़माने के हिसाब से। तब अगर शराब को पीते थे तो शायद बॉडी को हीट रखने के लिए, एक टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए शायद बुजुर्गों ने उस हिसाब से यूज़ किया होगा। अभी वैसा नहीं है, आपके पास बहुत सारे सोर्सेज है अपने बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। तो अगर नशा इस शराब को यूज़ ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी हमारे पास ऑप्शन है, शायद हो सकता है पुराने ज़माने में ऑप्शन नहीं था, इसलिए हम लोग मीट पे डिपेंडेंट थे या शराब पे डिपेंडेंट थे बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, जो मेरे कैलकुलेशन या सोच बताती है। पर आज हमारे पास ऑप्शन है, आज हमारे पास हीट है, रूम टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हो, बॉडी टेम्परेचर आप मेंटेन कर सकते हो, एक्सटर्नल चीज़ें बहुत ज़्यादा है हमारे पास, तो हम क्यों ना इस कहने शराब को जी, साइड कर सकते कहने हैं। का मतलब ये सर, नशा में बहुत सारी चीज़ें आ गया है। आपका गांजा हो गया, आपका हाँ अफ़ीम जी। हो गए, चरस हो गए और जो आपका इंजेक्शन हो गए, ये सारे बहुत सारी चीज़ें आई है। तो अब युवा पीढ़ी जो है, जो हमारे पूर्वज थे या हमारे बुजुर्ग हैं, वो अपने लिमिट से पीते हैं। हालाँकि कई किन्नौर में हमारी माताएँ भी पीती हैं। वो आपका कल्चर जैसे हमारा ठंड और उसके हिसाब से बिल्कुल सही कहा है। लेकिन हाँ। उनका एक लिमिटेशन होता है। लेकिन आज की युवा पीढ़ी जो है, आपको पता है, टोलियाँ बनाकर रात-रात तक 9-9 बजे तक घर से बाहर रहेंगे, रोडों में, सड़कों में, पर्यावरण का सत्यानाश, थैलियाँ फेंका हुआ है, डिस्पोज़ल फेंके, बोतल फेंके हुए। इस प्रकार की जो ज़्यादा हो रहा है, ये पर्यावरण पर भी ज़्यादा असर पड़ रहा है ये। मैं भी लिमिटेशन इसी नहीं है दौर मतलब नशा का। हाँ जी, मैं भी इसी दौर से गुजर चुका हूँ, जैसे नशा के लिए नहीं बोल रहा, मैं भी एक कभी युवा था। तो मेरा जी, मानना ये है कि अगर आप युवाओं को स्ट्रिक्टनेस करोगे ना, जितना स्ट्रिक्टनेस आप दिखाओगे तो शायद वो उतने इजली नहीं मानेंगे। मैं चाहता हूँ कि माँ बाप हमारे, खासकर पंचायत का इसमें इतना मेजर, पंचायत एक रूल निकाल सकता है, नोटिफिकेशन निकाल सकता है, और हर रोज ड्यूटी पे भी नहीं जा पाएगा, ये फिजिबल नहीं है। तो माँ बाप जितने भी है, रिश्तेदार है, डांटे ना, प्यार से समझाएं, अच्छा बुरा हर यूथ को पता है आज की डेट में नशा करने से खराब है, नशा हेल्थ के लिए खराब है, सबको पता है। ऐसा कोई यूथ नहीं है जिसको नहीं पता है, पर फिर भी वो कर रहा है। तो माँ बाप ध्यान दे अपने बच्चों पे कि कर तो रहा है मेरा बेटा, उसको किस तरह से समझाए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको डांटे ना, मारे ना, प्यार से समझाएं, समझाने की कोशिश करें। यूथ समझ सकता है, वो समझदार है यूथ, पर गलती फिर भी कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ इसमें स्ट्रिक्टनेस ना दिखा के प्यार से करें। अगर हम नोटिफिकेशन निकालते हैं पंचायत के थ्रू कि ये रिस्ट्रिक्टेड है, ये बांग नहीं बिकेगा या शराब नहीं पिया जाना चाहिए, तो यूपी ऐसे बहुत सारे स्टेट है जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है, अल्कोहल रिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा बिकता है। उसमें क्या होगा, जो 10 रुपए की चीज़ होगी 20 रुपए में बिकेगा। जी। खरीद तब भी रही है, बिक तब भी रहा है, पिए उससे भी ज़्यादा रही। तो मेरा कोशिश रहेगा यहाँ पे प्यार से समझाया जाए, समझदार लोग समझाए अपने बच्चों को, रिश्तेदारों को। इसमें मेरे ख्याल से पंचायत एक नोटिफिकेशन नहीं निकाल पाएगा। जबरदस्ती करूंगा, मैं मानता हूँ जबरदस्ती करने से उसका रिएक्शन उल्टा ही होगा। तो सबसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि इन चीज़ों से कुछ मिला नहीं, बर्बादी हुए सब। तो
इनसे दूर ही रहे। आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप जो है एक लिमिटेशन बनाएं और यहाँ वहाँ ना बैठे, पर्यावरण का भी ध्यान रखें। बोतलें फेंके होते हैं, डिस्पोजल फेंके होते हैं, यही चीज हमें देखना है सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यूथ समझदार है, मैं चाहता हूँ समझदारी समझने के बाद भी गलती ना करे। बस समझते सब है कि कौन सा गलत है कौन सा सही है, फिर भी जो गलती करता है उनसे रिक्वेस्ट है कि ऐसी गलती ना करें। तो उसको हम क्या कह सकते हैं, आप उसको बेवकूफ़ी कह सकते हैं। आप जान के भी अगर कोई गलती करते हो तो वो बेवकूफ़ी कर रहे हो आप, तो ना करें। सर महोदय महोदय एक सवाल है, पूरी सर्दी में जब बर्फ पड़ता है तो आपका एरिया जो है बिजली से कटता होगा, इस पर कोई ठोस कदम उठाया आपके एरिया के लिए? अच्छी सी सबस्टेशन जो है बन जाए और 24 आवर लाइट हो, इसकी कोई सुविधाएं बनी है? एक ट्रांसफॉर्म का इशू है, यहाँ पे फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है। बाकी जी पिछले 2 साल से थोड़ा ठीक है। पहले ज़माने में तो कहते थे सर्दियों में लाइट आता ही नहीं था। अभी जी। हमारे गांव में लाइनिंग अच्छी बिछी है, तारे अच्छी है। पर एक पॉइंट पे है, जो किले से थोड़ा नीचे वाला पॉइंट है, उस पे कहते हैं कि हमेशा फ्लक्चुएट होता रहता है और फ्यूज उड़ता रहता है। और फ्यूज भी मेरे ख्याल से ढंग का नहीं है, वो तार से ही बनाया हुआ है। तो उस पे फोकस करेंगे। जी बाकी जी एट प्रेजेंट ठीक है। जी। आजकल ऐसा है सर, थोड़ा सा ट्रांसफार्मर तो लगे हैं लेकिन फ्यूज लगाने वाले कर्मचारी नहीं है। एक ही आदमी जो है दौड़ भाग करता रहता है। इस पर भी आपको प्रकाश देना पड़ेगा कि सर्दियों में खासकर। ज़रूर ज़रूर देंगे। जी। हमारे साथ जुड़े हैं आदरणीय वाई एन नेगी जी, लाबरंग से युवा उम्मीदवार प्रधान के लिए। और इनकी सोच जो है, क्योंकि इनकी सोच होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार से इनकी मैं अभी शैक्षणिक योग्यता फिर दोबारा इनका बताना चाहता हूँ मैं आप लोगों के समक्ष। आप लोग इनका क्वालिफिकेशन है बायोटेक फ्रॉम ऑक्सफोर्ड कॉलेज ऑफ साइंस बेंगलोर से। इन्होंने बायोटेक किया है। एमबीए जो है फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट इंडियन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग प्लानिंग एंड एंड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट न्यू ऑफ दिल्ली। न्यू दिल्ली। Forgan explores study in social responsibility from London School of Economic London इकोनॉमिक। से ये हुआ है। वर्क ऑफ मल्टीनेशनल कंपनियों में गुड़गांव में इन्होंने काम किया है। और दुबई के जो है मुशरक बैंक में इन्होंने काम किया है। हालांकि इतने सारे मल्टीनेशनल काम करने के बाद, हालांकि बहुत सारे इनके पास पैसे हो गए, लेकिन इन्होंने सोचा कि गांव में जिम्मेदारी है, घर की जिम्मेदारी उठानी है, तो इस वजह से गांव में आए हैं। और जब इतनी क्वालिफिकेशन है तो इन्होंने सोचा है कि मैं अपनी जो शिक्षा को सही सदुपयोग में लगाऊं और हमारे गांव के विकास के लिए लोगों को रोज मतलब युवाओं का एक जोड़कर, और हमारी जो पुरातत्व, इन्होंने कहा कि मैं नया कुछ नहीं करूंगा, जो पुरानी ही चीज है उसमें सुधार लाऊंगा। जैसे पुराने आपके स्कूल हो गए, आपके पीएससी हो गए, आपके बहुत सारी है हमारे डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, शिक्षा डिपार्टमेंट, इन्हीं चीज़ों पर इन्होंने काम करने का फोकस लिया है। नयापन में भी इन्होंने काफ़ी चीज़ बताया है कि पर्यटक को लेकर ये काम करेंगे और किस प्रकार से ये रोजगार का नौजवानों को हमने रोजगार देना, उस पर भी इन्होंने बातचीत की है। तो मैं जितने भी हमारे दर्शक एमसीएन से जुड़े हैं, एक युवा पीढ़ी की सोच के विचार को हमें एक महत्व देना चाहिए। और जात पात से उठकर, रिश्ते नाते से उठकर हमें जो है एक सुशील और पढ़ा लिखा होनहार जो एक सक्षम हो, जो समाज का भागीदारी में, जो शासन प्रशासन को अपनी मुट्ठी में रख सकता है, ऐसे उम्मीदवार को चुनना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि वाई एन नेगी काबिल है, लेकिन ये सब आपके खुद को जानना है कि पिछली सरकारों में किस किस प्रकार के लोग थे और आज से पहले किस प्रकार की राजनीति हुई हुई होगी। हर कोई चाहता है गांव का विकास हो, लेकिन कोई अलग से हट के हो तो उन पर सोचना चाहिए। आदरणीय आपके लिए और सवाल आता है। चुनाव अब तकरीबन अब 2-3 दिन के बाद हमारा चुनाव होना है। ठीक है जी मोदी, तो आप अपने दर्शकों से जो है, जो आपके वहाँ के अपने जो वहाँ के जो जनता है, जनता से क्या अपील अपनी ओर से करना चाहोगे? क्योंकि घर घर तो जा रहे हो, अपील कर रहे हो, आप वोट मांग रहे हो, आप अपनी योजना भी बता रहे होगे, यहाँ आप खुलकर जो है पूरी एक विस्तार से बताएं ताकि जो है लोगों को पता लगे सर। चलो ये तो, चलो मैं अभी बताऊंगा ही। एक चीज अभी याद आया जब आपने दुबई का नाम लिया। मैं जी सर, जी काफी जी साल बताइए। रहा दुबई में। तो देखिए दुबई में एक टमाटर तक नहीं उगता है। यूएई में रेगिस्तान है वो, कुछ भी नहीं उगता है वहाँ पे। बट इकलौता टूरिज्म है वहाँ पे।
और वो दुनिया के कौन से नंबर पे आप भी जानते हो, मेरे ख्याल से जितने भी दर्शक है वो जानते हैं, दुबई को। एक टमाटर नहीं उगता है, एक दाना मटर नहीं उगता है वहां पे, कुछ नहीं उगता, रेगिस्तान के सिवा कुछ है ही नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं है उनके पास, तो भी वो टूरिज्म के दम पे दुनिया के कौन से नंबर पे वो बैठे हैं और राज करते हैं आज टूरिज्म के लिए। तो मेरा सिर्फ जी इतना ही कहना है कि जब भी आप वोट करें तो इंटेंशन आपका यही होना चाहिए कि अच्छा आदमी को आगे करें। अगर आप गलत आदमी को आगे भेजोगे तो वही होगा, दुबई जमीन से आसमान पे पहुंच गया, और हमारे पास हिंदुस्तान में सब कुछ होते हुए हमारे पास क्या नहीं है, सब कुछ होते हुए हम काफी नीचे आ चुके हैं। तो जी जिस दिन 19 तारीख को वोट करो, मेरे सबसे रिक्वेस्ट है कि वोट करने से पहले एक बार ये सोचें कि ये काम गांव के लिए है, समाज सेवा की भाव से मैं सामने आया हूँ, मेरी समाज सेवा ही एक इंटेंशन है। पॉलिटिक्स, मैं इस पॉलिटिक्स शब्द को यूज ही नहीं करना चाहता, मैं समाज सेवा करने आया हूँ, मुझे मौका दीजिए। एक चीज और, जितने भी कैंडिडेट सारे अच्छे हैं, आपके पास इलेक्शन का तो ऑप्शन ही नहीं है, सिलेक्शन का ऑप्शन है, तो आपके पास जी जी दो में से बेटर चुनना है, कौन ज्यादा अच्छा काम कर सकता है। दोनों ही अच्छे हैं, पर दोनों में से कौन ज्यादा फास्टर है, ज्यादा बेटर कर सकता है। तो जी इसको ध्यान रखें कि गांव के लिए इलेक्शन है, गांव का इलेक्शन है। जब आप अपने घर की बेटी के लिए, एग्जाम्पल, घर की बेटी के लिए दूल्हा ढूंढने जाओगे, और एक आपके दोस्त का मित्र, आपके मित्र का बेटा होगा जो इतना अच्छा जी नहीं होगा, एक आपकी नज़र में कोई होगा जो बहुत अच्छा होगा, तब जी आपकी बेटी की शादी आपके मित्र के बेटे से नहीं करा सकते, क्योंकि आपको पता है कि आपकी बेटी की ज़िंदगी खराब हो सकती है। बट आप गांव का इलेक्शन के लिए अगर आप ये बोलो कि ये कैंडिडेट को वोट दे देता हूँ सिर्फ इसलिए कि मेरे जानने वाले या मेरे पार्टी की बेस पे है, तो आप नाइंसाफी कर रहे हो। और अगर खासकर समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग ये गलती ना करें। बस इतनी जी रिक्वेस्ट है, आप किसी को भी वोट दो, मैं ये नहीं कहता मुझे दो, मुझसे भी अच्छे अच्छे लोग भी है, किसी को भी वोट दो, पर गांव के लिए वोट दो। रिक्वेस्ट इतना ही है, बाकी सारे समझदार है, मेरे गांव में सब समझदार है, सब जानते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। बस इतना रिक्वेस्ट है कि समझने के बावजूद भी गलती करने पर मैं उस इंसान को गलत ही ठहराऊंगा, चाहे वो जितना मर्जी समझदार हो, अगर गलती करता है तो गलत ही है। तो मैं रिक्वेस्ट है सबसे, कोई गलती ना करे। मैं ये नहीं कहता कि मुझे वोट करें, मेरे साथ भी मेरे ही भाई है, मेरे ही बुआ के बेटे हैं, बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, जी पर वोट डालने से पहले गांव के लिए जरूर सोचें। जाते जाते सर हम थोड़ी सी कमेंट्स प्रतिक्रिया पढ़ेंगे और फिर हम अलविदा आपसे लेंगे। चलो, आपके लिए कहा है कि त्रिलोक नेगी जी आचो जूले बहुत शानदार शुभकामनाएं आपके लिए दिया है। धन्यवाद त्रिलोक जी। कैलाश नेगी जी ने आपको बेस्ट विशेस कहा है। थैंक यू वेरी मच। विषम नेगी जी ने आपको बेस्ट विशेस कहा है। थैंक यू, आर्यन भट्ट धन्यवाद। ने आपको आर्यन भट्ट ने आपको नमस्कार किया है। धन्यवाद। नगर बाय वर्मा भैया कहा है आपको। यू आर यूथ आल्सो सर आपके लिए राकेश जी ने कहा है। प्राउड ऑफ आचो थैंक यू। सर सरिता ने जी ने कहा है। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आपके आए, आपने आराम से पढ़ लेना, लेकिन आपने बेहतरीन, आपने बहुत ज़्यादा अपने गांव के लिए आपने एक नया मॉडल के हिसाब से आपने सोचा है सर। तो मुझे आशा है आप जरूर जीतोगे, लेकिन एक चीज़ और है, जीतने के बाद हमारा एक एपिसोड चलेगा 6 महीने के बाद। उस जरूर एपिसोड में आएंगे। हम आपसे पूछेंगे कि आपने अपने गांव के लिए क्या किया है, वो जनता की अदालत होगी। तो इसके लिए जरूर धन्यवाद। जरूर जाते आएंगे। जाते सर, जाते जाते एक आप जाते हमारे जाते एक बात और कहना चाहूंगा जो मुझसे रह गया, जी यही कि अगर यहाँ क्या हो रहा है, आप रिश्तेदारी में कन्विंसिंग के लिए भी, मैं इसको कन्विंसिंग नहीं कहता, ये हमारा गांव बहुत छोटा है, मुझे यहाँ कन्विंसिंग जी की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मैं कौन होता हूँ किसी का हिप्नोटाइज करने वाला, किसी को कन्विंस करके अपनी तरफ खींचने वाला। ये जी गांव इतना छोटा है कि हम एक दूसरे को नस नस से वाकिफ है, कौन कैसा है, कौन कितना कर सकता है। तो यहाँ कन्विंसिंग तो मैं कर ही नहीं सकता। कभी कभी हो जी सकता है कि मेरा चुनाव चिन्ह ये है, कुछ बुजुर्गों को पता नहीं होता, मेरे सारे यूथ हाँ सर, ये और मेरे बताएंगे जितने आप भी, अपना चुनाव चिन्ह जरूर बताएं महोदय। मेरा चुनाव चिन्ह लेटर बॉक्स है, जी मेरा चुनाव चिन्ह लेटर बॉक्स है। तो जितने भी मेरे गांव से यूथ, जितने भी लोग चाहते हैं कि मैं आ गया हूँ, कृपया अपने घर में, पड़ोस में, रिश्तेदारों में, यारी दोस्ती में ज़रूर इस बात को आगे रखें, मेरी बात को भी आगे रखें कि वाई एन की ये कहना चाहता है, ये करना चाहता है। हो सकता है मेरी बात उन तक पहले कभी नहीं पहुंची हो, या मुझसे मौका भी नहीं मिला हो मुझसे बात करने का, मुझे जानने का। वैसे तो ये गांव में इतना छोटा है कि सब एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को भी फर्ज बनता है, ये इलेक्शन मेरा नहीं है, ये सिलेक्शन आपका है, ये गांव के लिए है।
मैं गांव के लिए आगे आया हूँ। आप लोग भी थोड़ा सा कर्तव्य अपना निभाएं कि अच्छे कैंडिडेट को आगे जाने की, चाहे मुझे हो चाहे किसी और को हो, अच्छे कैंडिडेट को जिताने के लिए उसकी बातें सब तक पहुंचाएं। इतना ही कहना जी था। सर, जाते जाते आप हमारे एमसीएन पेज और एमसीएन दर्शकों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? एमसीएन पेज और एमसीएन प्लेटफॉर्म इस वक्त सबको पता है टीवी चैनल्स पे आजकल कोई फोकस नहीं करता है। जी एमसीएन पेज बहुत अच्छा मंच सबको दे रहे हैं। आपने जी बहुत अच्छा मंच तैयार किया है, और इस वक्त हमारे गांव से तो क्या, मेरे जितने भी नॉन है सब फॉलो कर रहे हैं आपको। तो जी सबकी सुनिए, सबसे आप सवाल जवाब कीजिए। मैं क्या, जी आपके सामने कोई भी नेता आता है, मैं तो ये भी कहता हूँ कि आपके गांव में अगर आप बीजेपी के है, कांग्रेस का नेता आता है तो वहां भी जाइए, उस मीटिंग में भी जाइए, वहां भी क्वेश्चन करिए। कांग्रेस का जी नेता आता है, बीजेपी के लोग भी आए, क्वेश्चन करिए। आप जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे वो इजी वे में लेंगे और ईज ऑफ वर्किंग हो जाएगा उनके लिए। मैं चाहता जी हूँ कि यूथ समझदार लोग क्वेश्चन रेस करते रहे। हो सकता है आपके साथ आज 2 लोग हो, मैं चाहता हूँ ये 2 से 3 हो, 4 से 4 हो। ये सोच हमारी आगे बढ़ती रहनी चाहिए। तो यही जी दुआ है सबसे, यही रिक्वेस्ट है सबसे सर। धन्यवाद सर, ऑल द बेस्ट आपको, आप जरूर जीते धन्यवाद और बहुत बेस्ट बहुत। ऑफ लक सर। धन्यवाद जी, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े थे वाई एन नेगी जी, जिन्होंने कहा था कि चुनाव इलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन है। आपने सिलेक्शन करना है किस प्रकार से मतलब चुनाव में, ये बात सही कहा कि आपने सिलेक्शन करना है और उसी उम्मीदवार को चुने जो आपको बेहतर लगता हो, और जो बेहतर आपको शक्ल सूरत से नहीं देखना है, सक्षम से देखना है, काम से देखना है। तो इन्हीं शुभकामनाओं को देते हुए वो आगे अग्रसर रहे और अपने गांव को सुदृढ़ और वो स्वच्छ बनाएं। तो इन्हीं एपिसोड को यहीं पर ही मैं समाप्त करता हूं। अभी 7 बजे आप जरूर मिलिए हमारे चगांव के प्रधान, जो महिला प्रधान जो है गृहिणी है, उनकी बातों को समझेंगे और उनकी जो सोच है, जिस प्रकार से किस प्रकार से अगर वो जीतते तो 5 साल अपनी योजनाओं को हमारे बीच रखेंगे। तो रतन नेगी, श्रीमती रतन नेगी जी हमारे साथ जुड़ेंगे 7 बजे। तो मिलते हैं 7 बजे। गांव की सरकार, आपकी सरकार। धन्यवाद, नमस्कार।